अगला टॉपिक है हमारे पास में कौन सा, सोल्यूबिलिटी। क्या होता है सोल्यूबिलिटी? हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, घुलनशीलता। क्या घुलने की, हाँ बस समझ में आया, हिंदी समझ में आया। घुलनशीलता यानी घुलने की उसकी क्षमता, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपका जो सोल्यूट है कितना उसके अंदर क्या हो सकता है, सोल्यूएंट के अंदर क्या हो सकता है, मिक्स हो सकता है या डिसोल्व हो सकता है, उसी को क्या बोलेंगे अपन, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होगा, समझ में आ गया? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डेट कैन बी डिसोल्व्ड इन ए सॉल्वेंट इज नोन एज ए सोल्यूबिलिटी। लिखो इसको तो, द मैक्सिमम amount of solubility, the maximum amount of a substance that can be dissolved in a solvent इज नोन एज सोल्यूबिलिटी। देखो क्या होगा, किसी भी आपने देखा होगा कि अगर आपने क्या किया कि कोई आपके पास में क्या है, कप ऑफ टी है, उसके अंदर आपने क्या किया, शुगर को ऐड किया, है ना। आप शुगर को ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, एक टाइम के बाद में क्या होगा, क्या शुगर ऐड होना बंद हो जाएगा, होगा क्या ऐड, यानी एक मैक्सिमम अमाउंट की उसका क्या हो सकता है, उसके अंदर डिसोल्व हो सकता है, उसके बाद में डिसोल्व होना बंद हो जाएगा। तो उसी लिमिट को क्या, या उसी चीज को क्या बोला जाता है, सोल्यूबिलिटी। यानी एक तरीके से किसी भी सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी है किसी को डिसोल्व करवाने की, वही क्या होगी आपके पास में, सोल्यूबिलिटी होगी, है ना। और सोल्यूबिलिटी जो है आपका डिपेंड करता है अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। तो सोल्यूबिलिटी हम यहाँ पर दो तरीके से पढ़ेंगे, कौन कौन सा, एक तो सॉलिड इन गैस इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड की अगर अपन बात करेंगे कि जैसे अगर अपन बात करें किसकी, शुगर की या सोल्ट की, वो रेडीली डिसोल्व हो जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाता है। पर जैसे मैं बात करूं एंथ्रेसिन की और नेप्थलीन की, तो वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होता। तो सेम चीज़ अगर मैं बात करूं कि जो नेप्थलीन और एंथ्रेसिन है वो डिसोल्व हो सकता है किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। बट आपका जो सोल्ट और शुगर है वो बेंजीन के अंदर डिसोल्व नहीं हो सकता, है ना। तो यानी कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से कि भाई कोई चीज़ किसी में डिसोल्व हो रही है, कोई चीज़ किसी में डिसोल्व नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या रीज़न है, यानी डिपेंड करेगा कि उनका कैरेक्टर क्या है, यानी डिपेंड करेगा। आपको पता है कि जो आपके पास में क्या होगा, जो सॉल्यूशन है दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से, या जो मॉलिक्यूल्स है वो दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर। तो जैसे मैंने बात की थी किसकी, NaCl की बात की, जैसे मैंने बात की आपके साथ में किसकी, शुगर की बात की, तो वो दोनों डिसोल्व हो रहे थे किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो NaCl भी आपका क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, और वाटर भी क्या आपके पास में पोलर है। तो पोलर पोलर में तो क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से नॉन पोलर किस में हो जाएगा, नॉन पोलर में। इसीलिए एक लाइन में इसको हम याद रखते हैं, लाइक डिसोल्व लाइक, है ना, जो जैसा है उसी में मिलता है। ठीक है, आप भी वही कंपनी पसंद करोगे जिस तरीके से जो आप हो, जो आपका जो इनबिल्ट नेचर है, आप ही उसी कंपनी को पसंद करोगे, है ना। तो लाइक डिसोल्व्स लाइक। अब यहाँ पर क्या पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है, पोलर मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था जिसके अंदर क्या हो, यानी जिनका जो सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, उनके बीच में क्या हो, फाइनाइट डिस्टेंस हो, तो वो कौन सा हो जाएगा आपके पास में, पोलर। और अगर क्या हो, एक चार्ज का सेंटर दूसरे चार्ज के सेंटर, यानी पॉजिटिव का सेंटर किसके ऊपर हो, नेगेटिव के ऊपर है, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन
पोलर हो जाएगा। तो NaCl के केस में यही तो होता है, Na प्लस और Cl माइनस, इन दोनों के सेंटर के बीच में क्या होती है, कुछ डिस्टेंस होती है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका पोलर। इसी तरीके से आपका H2O होता है, यानी वाटर भी कैसा आपके पास में पोलर मॉलिक्यूल। तो क्या होगा कि जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर है उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो वो क्या कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। और जिनके कोइंसाइड करते हैं, यानी पॉजिटिव के ऊपर ही क्या आ जाए आपका नेगेटिव चार्ज का सेंटर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। तो ये चीज़ समझ में। तो पहली चीज़ तो हमको पता होनी चाहिए, अब सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं तो ये तभी होगा जब दोनों सॉल्यूशन या दोनों के मॉलिक्यूल्स कैसे हो, सेम नेचर के हो। यानी अगर क्या है आपके पास में ये सॉलिड के भी अगर आपके पास में क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो आपके लिक्विड के भी कैसे होने चाहिए, पोलर। अपन ने एग्जांपल देखा भाई, सोल्ट और शुगर डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, बट बेंजीन के अंदर डिजोल्व नहीं होते, है ना। अब जब सोल्यूबिलिटी की बात आई तो इसके साथ में हमको कुछ टर्म्स को और देखना होगा। पोलर नॉन पोलर ही है, ठीक है। एक वर्ड आएगा कौन सा, डिसोल्यूशन, ठीक है। और कौन सा आएगा आपके पास में, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड क्या आ जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फोर्थ क्या आ जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके साथ में एक चीज और हम साथ में ऐड कर लेते हैं, कौन सा, ली चैटेलियर्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इसका अलग अलग होता है, जनरली क्या बोला जाता है इसको, ले सटूलिय बोला जाता है, ठीक है। पर तुम हिंदी वाले हो तो सतोलिया कर दोगे बेचारे को, ठीक है। तो ली चैटेलियर अपने लिए ठीक है। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो सबसे पहले एक तो सोल्यूबिलिटी आपको समझ में आ गया। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास में क्या होगी, डिसोल्यूशन। क्या होता है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन क्या होगा, क्या, तो फिर सोल्यूबिलिटी क्या हुआ, क्या होता है, देखो किसी भी सोल्यूट पार्टिकल को हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, या उसके कंसंट्रेशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, डिसोल्यूशन। तो लिखो इसको, डिसोल्यूशन को, when the solute solute particles, solute particles नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। when the solute added to a solvent comma its concentration increases, full stop. This process is known as dissolution.
डिसोल्यूशन कुछ नहीं है, कुल मिला के क्या करना है, सॉल्वेंट के अंदर किसको ऐड करना है, सोल्यूट को ऐड करना है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जबकि सोल्युबिलिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट है, क्या है, मैक्सिमम अमाउंट है। अच्छा, डिसोल्यूशन हो गया, अब किसकी बात करेंगे अपन, क्रिस्टलाइजेशन की। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, देखो क्या होगा कि आप क्या करोगे, सोल्यूट को जब किसके अंदर ऐड करोगे, सोलवेंट के अंदर ऐड करोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ सोल्यूट पार्टिकल आपस में क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। तो जिस टाइम पर डिसोल्यूशन हो रहा होगा उस टाइम पर क्या हो रहा होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी सॉल्यूशन से क्या आ रहे होंगे, बाहर आ रहे होंगे। तो जो बाहर आने की प्रोसेस है सोल्यूट पार्टिकल के, उसी को क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन, है ना। इसको लिखो क्रिस्टलाइजेशन को, when the solute particle, when the solute particle added to a solution due to collision some solute particles get separated from the solution, this is known as, फुल स्टॉप करके लिखना, this is known as crystallization, समझ में आई ये चीज। क्या है, जब भी सोल्यूट पार्टिकल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, कोलिजन की वजह से, कोलिजन किसके बीच में होगा, सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच में होगा, तो उस वजह से क्या हो जाएंगे, वो सॉल्यूशन से अलग हो जाएंगे। इसी को क्या बोला जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। अगला हमारे पास में टर्म क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब आएगा कि जब डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस है, यानी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिसोल्व हो रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेपरेटेड हो रहे हैं किससे, सॉल्यूशन से, दोनों का जो अमाउंट है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, या दोनों का जो रेट है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उसी सिचुएशन को या उसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसको लिखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को, the rate at which the solid solute particles undergone in the solution and the rate of solute particles are separating from the solution are, sorry, is equal. This condition is known as dynamic
इक्विलिब्रियम। देखो ये लिख लो इसके नीचे सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब देखो दोनों तरफ आपके पास में क्या है, एरो है, तो सेम टाइम पर जो अमाउंट है जो उसके अंदर क्या हो रहा है, सोल्यूट पार्टिकल ऐड हो रहे हैं, और जो सॉलिड पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सोल्यूट पार्टिकल सेपरेट हो रहे हैं। दोनों का क्या है, अमाउंट या रेट क्या है, सेम है। अच्छा, इट मीन्स क्या हुआ, एक लाइन लिख लेना, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो एक लाइन लिख लो इसी के नीचे डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए, देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन। देयर इज, क्योंकि जब रेट ही इक्वल हो गई तो क्या कंसंट्रेशन घट सकता है या बढ़ सकता है, क्या नहीं। तो क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? मिलकर नहीं बनता है, दोनों का जो रेट है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर क्या हो रहे हैं, डिसोल्व हो रहे हैं, और क्रिस्टलाइजेशन क्या है, सॉलिड पार्टिकल बाहर आ रहे हैं, किससे, सॉल्यूशन से। तो जितने पार्टिकल्स या जितने जो जिस रेट से आपका क्या हो रहा है, सोल्यूट डिसोल्व हो रहा है, उसी रेट से वापस से क्या आ रहा है, सॉल्यूशन से बाहर भी आ रहा है। तो इसी प्रोसेस को, दोनों का रेट क्या हो गया, इक्वल। तो यानी आप क्या कर रहे हो, कोई चेंज नहीं हो पा रहा है कंसंट्रेशन के अंदर, तो वही क्या कहलाएगा आपके पास में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम किसकी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, एक लिमिट के बाद में क्या होगा, सॉलिड उसके अंदर ऐड होना बंद हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पर, गिवन टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पर अब आप क्या नहीं कर सकते, और ज़्यादा सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। उसी कंडीशन में जो आपका सॉल्यूशन होगा वही क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब भी क्या होता है, हिंदी में बोले तो संतृप्त, यानी जो सेटिस्फाइड है कंप्लीटली, जो सेटिस्फाइड है उसको कुछ दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। ठीक है, लिखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। when there is no more solute can be added to a solvent at a fixed temperature, at a fixed temperature and फिक्स्ड की जगह स्पेसिफिक लिखो, एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर then the solution is known as saturated solution। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन के ऊपर आप और ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल को सॉल्वेंट में डिसोल्व नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड, यानी वो क्या एक तरीके से तृप्त है या सेटिस्फाइड है। अब वो और ज़्यादा क्या नहीं करेगा, डिसोल्व नहीं। तो अपन ने यहाँ स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर क्यों लिखा, यानी क्या हो सकता है कि अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन को चेंज कर दूं तो क्या हो सकता है, सॉलिड पार्टिकल को और ऐड किया जा सकता है। इसीलिए हमने क्या लिखा है, उसी टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पर। अच्छा, स्पेसिफिक जो आपने लिखा है ना, तो आप उसको गिवन भी लिख सकते हो, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करते हुए आपको क्या करना है, सॉल्यूट को ऐड करना है। तो उस कंडीशन में अगर आपका अब सॉल्यूट ऐड नहीं हो पा रहा है तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा कहलाएगा, सैचुरेटेड।
तो अनसेचुरेटेड पता चल गया, यानी उसी स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, और सॉलिड पार्टिकल को ऐड कर सकते हैं, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे, अनसेचुरेटेड। इसकी लिख लोगे डेफिनेशन। अच्छा, जो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल है आपके पास में, वो इसी से रिलेटेड है, किससे, आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो ली चैटेलियर ने क्या बोला कि अगर आपके पास में क्या है कि अगर आप क्या करते हो कि गिवन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन को चेंज करते हो, किसको, टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करते हो, चेंज करते हो, तो आपका जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या था कि आपके पास में और सॉलिड पार्टिकल ऐड नहीं हो पा रहे थे, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो अब क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम शिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि आप उसके अंदर अब क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यानी में भी क्या हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, यानी वो पॉजिटिवली भी शिफ्ट हो सकती है, नेगेटिवली भी शिफ्ट हो सकती है। तो यही आपका क्या है, ली चैटेलियर। तो लिख लो एक बार ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या, when there is change in temperature, when there is a change in temperature and pressure, comma, the dynamic temperature and pressure, comma, the dynamic इक्विलिब्रियम, डिस्टर्ब लिख दो, अच्छा वर्ड है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑल्सो शिफ्ट, या डिस्टर्ब भी लिख सकते हो, ऑल्सो डिस्टर्ब। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।